नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे रैलियां सुपर स्प्रेडर। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगा था कि अब कोरोना से निजात मिल जाएगी, लेकिन नए साल की दस्तक के साथ चुनाव वाले राज्यों में कोरोना की दस्तक भी तेज हो रही है। बाकी राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कोरोना के खतरे को और बढ़ा रही हैं। रैली किसी भी पार्टी की हो, जमकर भीड़ है, इस पर रोक नहीं है। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में 6 दिनों में कोरोना के केस में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में आंकड़ा 1000 के पार हो गया। इतना ही नहीं, नए साल में 1 जनवरी को 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी रैलियां कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन चुकी हैं। आज के मुद्दे पर इसी पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना वायरस अपना पांव पसार रहा है। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी एक ओर जहां चुनावी प्रचार कर रही है, आयोग तारीखों के ऐलान को लेकर मंथन काम में जुटा है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण डरा रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक कोरोना लोगों को फिर से अपनी चपेट में ले रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार के लिए चुनावी रैलियों पर जोर दे रही हैं। कोरोना संकट के बीच हो रही रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लोगों की जान की परवाह करते हुए सरकारें नाइट कर्फ्यू से लेकर कई बड़े प्रतिबंध लगा चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिन में सभी सियासी रैलियों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका नतीजा ये है जिस जिले में रैली होती है उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के आंकड़ों पर जरा गौर करें। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए। यूपी से सटे दिल्ली में कोरोना के 5500 नए मामले। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 259 नए केस। पंजाब में 24 घंटे में 1394 कोरोना के नए मामले दर्ज। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 550 नए केस सामने आए। ये आंकड़े तब हैं जब देश में ओमिक्रॉन के मामले बेहद कम हैं। अगर रैलियों में भीड़ इसी तरह जुटती रही तो सियासी दलों ने अपने फायदे के लिए कोरोना को दरकिनार किया तो आने वाले वक्त में तीसरी लहर की विनाशलीला से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ आम लोगों को अपना शिकार बना रहा, कोरोना नेताओं को भी अपनी जद में ले रहा है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हुए। सोमवार को प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट किया। इससे पहले अखिलेश यादव भी आइसोलेट हो चुके हैं। डिंपल यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित हैं। बसपा नेता दानिश अली को भी कोरोना संक्रमण है। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो और डेरेक ओब्रायन भी कोरोना का शिकार हैं। जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े और रैलियों में जुट रही भीड़ आम लोगों की टेंशन बढ़ा रही है, तो वहीं खुद कोरोना वॉरियर भी इसकी जद में है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना का ऐसा कहर है कि एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाया गया। अदृश्य कोरोना हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। हाल ही में सीआईसी और उनकी टीम ने चुनावी राज्यों का दौरा किया था। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 5 राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने को कहा गया था, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा उसने चुनाव आयोग को भी सख्ते में डाल दिया है। ऐसे में क्या रैलियां सुपर स्प्रेडर बन चुकी हैं? ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पिछले एक हफ्ते से अगर देखें, देश के तमाम राज्यों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। खास जो बड़े राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल है, केरला है और आपका दिल्ली में तो अब यह स्थिति है कि वीकेंड कर्फ्यू लागू करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी पिछले
कई दिनों से मामले बहुत तेजी से रफ्तार बनाए हुए हैं। क्या अब सवाल सबके मन में यही उठ रहा है कि चुनाव नजदीक है 5 राज्यों में, और अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी चुनाव आयोग की टीम भी 3 दिन के दौरे पर थी, लखनऊ में रुकी थी, बैठक की थी। तो कयास ये लगाए जा रहे थे शायद ये बैठक के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कुछ सख्तियां, कुछ पाबंदियां लागू की जाएं, क्योंकि लगातार रैलियों में भारी भीड़ नजर आ रही है। और उधर आप नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं तो नाइट कर्फ्यू कितना कारगर है अगर जब तक ये रैलियां और जनसभाओं पर रोक नहीं लगती या फिर सीमित संख्या में इन रैलियों को नहीं किया जाता। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रशांत उमराव हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ प्रदीप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम हैं। सैयद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर राकेश कपूर है, मेदांता निदेशक लखनऊ से। डॉक्टर राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रशांत उमराव जी आप ही से करेंगे चर्चा की। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। अगर फर्स्ट वेव सेकेंड वेव की बात करें तो हमने एक वो तस्वीर देखी जिसने सबको झकझोर के रख दिया। शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रिश्तेदार या कोई जानने वाला जो हो उसने अपनों को ना खोया हो। अब जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, आपने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है, लेकिन जो रैली हैं, जनसभाएं हैं, वहां तो लगातार भीड़ देखी जा रही है। आप उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। बाकायदा ये कहा जाता है कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचिए और खूब सारे लोग लेकर पहुंचिए। सरकारी अधिकारियों को ये आदेश दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है, इतने लोग पहुंचने हैं, इतने वाहन करने हैं, और नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं। तो कहां तक ये ठीक है? देखिए, कोरोना केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरी विश्व में कोरोना चल रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना है या जो मृत्यु हुई है वो लेकिन प्रशांत जी, बात वो नहीं है। लेकिन जो रैलियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो दूसरे नेताओं की हो, वहां पर तो लाखों के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उसको लेकर सवाल है। आप नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं, रैलियों में लाखों लोग बुलाते हैं, तो कैसे संभव होगा इसको रोकना? जी देखिए, अभी चुनाव आयोग की टीम 3 दिन का दौरा करके आई है और चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन की जो दर है वो बढ़ाई जाए। अभी उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और अभी कार्यक्रम की स्टार्टिंग में ही आपने कई राज्यों के आंकड़े बताए, जैसे महाराष्ट्र में भी 18,000 केसेज है, पश्चिम बंगाल में 11,000 केसेज हैं। इस तरह अन्य राज्यों में आज दिल्ली में भी 5,000 से अधिक केसेज आए। तो इन राज्यों में कोई चुनावी रैली नहीं हो रही है। अक्टूबर महीने में रसिया में 75,000 लोगों की डेथ हुई। कई यूरोपियन देशों में कर्फ्यू की स्थिति थी, कर्फ्यू लगा हुआ था 24/7, तो वहां पर कोई चुनाव नहीं था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव से कोई संबंध है। और चुनाव आयोग ने तो ऐसा कहा नहीं कि रैलियों में रोक लगे या वर्चुअल रैलियां हो। चुनाव आयोग अगर कोई ऐसी गाइडलाइंस देगा तो हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। सरकार इस तरह का फैसला नहीं कर सकती है? तो फिर सवाल ये उठ रहे हैं लोगों के बीच कि आप नाइट कर्फ्यू आपने क्यों लगाया? सर्दियों में रात को 11 बजे के बाद तो वैसे ही कोई नजर नहीं आता, और रात को कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है? अगर आप रैलियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सरकार भी तो फैसला ले सकती है, चुनाव आयोग को सुझाव दे सकती है, सहमति बना सकती है कि आप रैलियों पर रोक लगा दीजिए। आप खुद से रैलियां ना करिए। रैली का डिसीजन लेना एक पार्टी, एक सरकार नहीं कर सकती। अगर सारी पार्टियां सर्वदलीय बैठक में इस तरह का प्रस्ताव लाएं तो उस पर विचार हो सकता है। आपका कहना है कि अगर चुनाव आयोग फैसला नहीं लेता है, सरकार के पास ये अधिकार नहीं, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि रैलियों पर रोक लगाई जा सके बढ़ते मामलों को लेकर? देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विषय में सैयद कासिम साहब हमारे साथ बने हुए। सैयद कासिम साहब, क्या सरकार, ठीक आएंगे सर। सैयद कासिम साहब, जैसा कि बता रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं प्रशांत जी, कि सरकार के पास अधिकार नहीं है रैलियों पर रोक लगाने का, या सिर्फ चुनाव आयोग को ही अधिकार है? अभी एक लाइन में आपको जवाब देता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जब वर्चुअल रैली की बात की थी तो उसमें सारे विपक्षी दल भाजपा को घेरने लगे। इस मुद्दे को जिसे भाजपा ने बयान दिया हो तो सभी दल जो कहेंगे उस पर डिसीजन होगा। मैं ये कहना चाहूंगा प्रशांत जी कि क्या आप आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते? आपके पास दोनों चीजें हैं। आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है। आप एक आदर्श प्रस्तुत अगर करें और उसके बाद आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्यों में भी सरकार है। आप कोरोना के मामले में जिस प्रकार से हमारी पहली बार जब कोरोना ने दस्तक दी थी पूरे विश्व में,
और भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में टीवी पे आके लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, और जिसके हालात और उसके असरात सारी दुनिया ने देखे, और आपने भी देखे, हमने भी देखे। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सभी राजनीतिक दल जब कहेंगे तो हम इस पे विचार करेंगे, निर्वाचन आयोग इसको नहीं रोक सकता। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। जैसे आपने नाइट कर्फ्यू लगाया है, आप दिन में भी रैलियों इत्यादि के लिए एक गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि 200 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे रोक लग जाती है। लेकिन राजनीतिक दलों को देखिए, इसमें शैलेंद्र भाई कहना यह है कि वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, लेकिन नुकसान किसका है? प्रदेश का नुकसान है, देश का नुकसान है। दूसरी लहर में हमने देखा है कि जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि शायद ही कोई परिवार, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने को न खोया हो। उसके बाद भी अगर हम जागरूक नहीं हैं, हम रैलियों पे पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, हम रैलियों पे लोग नहीं लगा रहे हैं, हम अपने बयानों के हिसाब से प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई निर्वाचन आयोग को आदेश देगा तो देखेंगे, अगर हमारे सब सारी राजनीतिक दल कहेंगे। देखिए, हम इस बात से हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम पुलिस के डर से तो मास्क लगाते हैं, उसके बाद मास्क हटा लेते हैं। हम बाजारों में उसी तरह से जा रहे हैं, हम उसी तरह से रौनक फैला रहे हैं। और जैसा आपने अपने इंट्रो में एक बहुत प्यारी बात कही है, आपने शैलेंद्र भाई कहा है कि सरकारी अमले से भी कहा जाता है भीड़ लाओ। तो जिसका काम यह है कि कोरोना को से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करवाना है, चालान करने हैं, जुर्माना करना है, कर्फ्यू लगाना है, भीड़ भाड़ कम करनी है, स्कूल बंद करना है। हाईकोर्ट ने देखिए वर्चुअल शुरू कर दी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई वर्चुअल शुरू कर दी। तो हम ऐसा, हमारे अंदर क्या है, कौन सा ऐसा रक्षा कवच हमने पहन रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल उन कामों के लिए नहीं कर रहे हैं। लोगों को अवेयर किया जाए, किस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए, भीड़ ना इकट्ठा हो। हम इस्तेमाल कर रहे हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। मैं वही कह रहा हूं शैलेंद्र भाई, देखिए अफसोस इसी बात का होता है कि प्रशासन जिसका काम है कोरोना को काबू में करना, कोरोना की गाइडलाइनों को सख्ती से लागू करवाना, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप तमाम जगहों पे क्या कहते हैं उन भीड़ भाड़ इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कीजिए कि लोग वहां इकट्ठा ना हो, उसकी जगह पे हम रैलियां करवा रहे हैं। अफसोस की बात यह है। और दूसरी बात, हमने वैक्सीन को ऐसा कवच समझ लिया है, जबकि हमने देखा है कि कोरोना योद्धा 3 थे, पुलिस प्रशासन के लोग, डॉक्टर और पत्रकार। इन तीनों लोगों को वैक्सीन दोनों लग चुकी थी, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसका डाटा और रिकॉर्ड है कि दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद कितने लोगों ने, बिल्कुल अभी भी देखा जा रहा है सैयद भाई, अभी भी देखा जा रहा है लगातार, अभी भी देखा जा रहा है। जो लोग ले चुके हैं उनको भी इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना से, हुए हैं, उनकी जानें भी गई। तो हमने तो अपने आप को सारे विज्ञापन, सारे होर्डिंगे और सारे अखबार को अपनी वैक्सीन से पाट रखा है। बड़ी खुशी की बात है, मुबारकबाद है सरकार को कि आज से उसने 18 साल वाली भी वैक्सीन शुरू कर दी, कल से शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, वैक्सीन आपका कवच नहीं है। आपका कवच जो है वो यही है कि आप अवेयर रहें, बिल्कुल वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन आपको प्रिकॉशन तो बरतने होंगे ना। ये नहीं वैक्सीन लगाने के बाद हम खुलेआम घूमे, भीड़ का हिस्सा बने। आपको मास्क तो लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। ठीक, हम आपके पास आएंगे सैयद भाई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप सिंह बने हुए हैं। प्रदीप जी, जैसा कि सैयद भाई अभी कह रहे थे कि चोर चोर मौसेरे भाई, क्या कोई पार्टी नहीं चाहती है कि रैलियों पर, जनसभाओं में रोक लगे, भले कोरोना बढ़ता रहे और रैलियां, जनसभाएं होती रहें? प्रदीप जी। सैलेंद्र भाई, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि चुनाव आयोग जो भी नियम बनाएगा उसका कांग्रेस पार्टी अच्छा सा पालन करेगी। अब बात यह केवल चुनाव की रैलियों की नहीं है, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं। अगर चुनाव आयोग सरकारी दल को बड़ी बड़ी रैलियां बगैर कोरोना गाइडलाइन के पालन किए करने देने की अनुमति देता है, तो हम चूंकि एक राजनीतिक दल है, हमारी भी बाध्यता है, हम भी उस प्रक्रिया को अपनाएंगे, हम भी रैली करेंगे। लेकिन बात महत्वपूर्ण क्या है? बात महत्वपूर्ण यह है कि आज जो सरकार रन कर रही है उसकी जिम्मेदारी क्या है। आप पिछली सरकार ने पंचायत चुनाव में ही देख लीजिए, 2000 से ज्यादा शिक्षकों को जबरदस्ती पंचायती चुनाव में घुसेड़कर उनकी जाने गई है। इसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ले रही है?
इसी सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने साफ और स्पष्ट कहा कि कोरोना समय में जो प्रदेश की व्यवस्था देखकर लगता है कि पूरी की पूरी सरकार राम भरोसे चल रही है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी की थी। और एक बात, इतनी बात नहीं हो रही है, आप देखिए कि इसमें जो साथी हमें छोड़कर गए हैं वो यहां तक कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, शमशान घाटों में कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार का अंकुश नहीं था, और वहां जिस तरीके से लूट मची हुई थी, हमें लगता है कि वहां भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। और जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था न होने पर रामनवमी के साथ नदियों के किनारे हमने अपने पूर्वजों को वहां पे गाड़ा या दफनाया, वो रामनवमी भी नोचने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की इस अहंकारी और निर्मम सरकार ने किया था। और उसको दिखाने का काम अगर आपने किया तो आपको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और इतना ही नहीं है, इनकी टेस्टिंग किट ऐसी थी कि 100 मरीज देखने के बाद एक पॉजिटिव दिखा पा रहे थे। अब बताइए, ये सारी जिम्मेदारियां हैं कि आज इन्हें देखना होगा कि हॉस्पिटल उसी तरह मजबूत होंगे या नहीं होंगे। आज भी ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख तक न बिक जाए, ये जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। टेस्टिंग किट में घोटाला दोबारा ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और जिस तरह से तड़प तड़प के लोगों ने जान दे दी है, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी से मुड़ मोड़ने के बजाय एक जिम्मेदार सरकार की सरकार के साथ साथ जो बाकी पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जिम्मेदारी दिखाएं तो बाकी पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब चुनाव आयोग की टीम जो थी वो लखनऊ में थी, उसके तब सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे थे चुनाव आयोग के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि रैलियां बंद कर दी जाएं, जनसभाएं बंद कर दी जाएं। सबने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके जो आंकड़े हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम उससे मिल सकें। किसी ने कहा कि पर्दा नशी जो लोग हैं जो घूंघट करके वोट डालने जाते हैं उस पर पाबंदी लगे। तमाम सारी बातें। किसी ने यह नहीं कहा रैली और जनसभाएं ना हो। अनिल झा जी, क्या विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? चुनाव आयोग ने जब बुलाया था सबको तो आप लोग की जिम्मेदारी भी बनती थी कि आप ही लोग ये पहल करते कि जनसभाएं और रैलियों पर रोक लगा दी जाए, या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? शैलेन जी, 2020 से कोरोना है इस देश में, और 2020 से विपक्ष ने जितनी बातें कही, चाहे किसी भी दल के नेता हो, कोरोना को लेके कि सरकार को यह करना चाहिए, क्या सरकार ने उस काम को किया? नहीं किया। आप, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मीडिया लोग विपक्ष को क्यों दोष देते हैं। आज जनता ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव में जिता के दिया है। 325 सीट सरकार उनकी है। केंद्र में मोदी जी को जिता के दिया है, केंद्र में सरकार उनकी है। खाली लोकसभा और विधानसभा में और राज्यसभा में ये कहने का अधिकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि एक भी कोरोना में एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो कहे कि चुनावी रैली नहीं होगा। अनिल जी, हम सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, हम सवाल सरकार से भी कर रहे हैं। मैंने डिबेट की शुरुआती से करी, सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आपके पास अधिकार है नाइट कर्फ्यू के, आपके पास अधिकार है कि जो निजी कार्यक्रम है वहां संख्या 200 हो सकती, तो आपके पास अधिकार यह भी है कि आप रैलियों जनसभाओं पर एक सीमित संख्या की बात कर सकते हैं। आपके पास अधिकार यह भी है कि आप उस पर रोक भी लगा सकते हैं, सख्ती भी लागू कर सकते हैं। सिर्फ चुनाव आयोग ही सब कुछ नहीं करेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछा, उन्होंने क्या गोलमोल जवाब दिया, वो दुनिया में चले गए तो दुनिया में कहानी कोरोना है। ये लोग जवाब नहीं देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अभी 8 बजे आपका डिबेट शुरू हुआ है, 9 बजे मोदी जी टेलीविजन चैनल पे प्रकट हो और वो देश को संबोधन करे। बहुत मजा आता है उनको संबोधन करने में कि कल से चुनावी रैली नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं सरकार का नाम ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार कल से कोई भी रैली नहीं करेगी। और उसके बाद अगर कोई सपा का, बसपा का, कांग्रेस का या अन्य दल अगर कोई रैली करता है, तब ये सवाल अगर आप करें तो मुनासिब होगा। सवाल उससे किया जाता है नहीं, हम सरकार से भी लगातार सवाल कर रहे हैं। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी सवाल किया कि नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है। अगर आप रैलियों में लाखों लोगों को बुला रहे हैं, जुटा रहे हैं, सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और रात को आप कर्फ्यू की बात कर देते हैं, तो नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है?
कि नाइट कर्फ्यू में कोरोना भाग जाता है और रैलियों और जनसभाओं से कोरोना डरता नहीं है? इस पर हम बात कर चुके हैं, लगातार बात करते हैं। ऐसा नहीं सरकार पर बात नहीं करते, सरकार से भी सवाल करते हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं अगर वो ये सवाल नहीं उठाती तो उनसे भी हम सवाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर बने हुए मेदांता के निदेशक हैं। सर, ओमिक्रॉन को ये कहा जा रहा है ये सुपर स्प्रेडर तो है, लेकिन राहत की बात है कि इसमें इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप घर पर रहकर इलाज कर सकते हैं। कितनी सत्यता है सर? और जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं डेल्टा के भी हैं, ओमिक्रॉन के भी हैं, क्या लगता है फिर से सर वैसी स्थिति होनी है जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हुई? उत्तर प्रदेश में डबल होना शुरू हो आएंगे गया है। अनिल झा आएंगे आपके पास। डॉक्टर राकेश कपूर जी। नहीं, देखिए ये सच है जैसा आपने कहा। हम लोग भी बहुत से टीवी पे माध्यम से और चैनल्स डिफरेंट मीडिया के माध्यम से हम पब्लिक को ये समझा रहे थे कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो थर्ड वेव आएगी। अब ये जो ओमिक्रॉन की बात आ रही है, ये सच है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेज स्प्रेड होता है। लेकिन अच्छी बात उसमें ये है, अभी तक जो देखा गया है कि इसमें जो लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज उसमें नहीं दिख रही है और ज्यादातर एक नॉर्मल फ्लू की तरह ये लोग जो हैं वो घर पे ही रह के प्रिकॉशंस लेके ठीक हो रहे हैं। बट जो समझने की सबसे पहले जरूरत है, जैसे मैंने मुझसे पहले विभिन्न पार्टियों के लोगों ने जो अपनी बातें कही, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जागरूक होना। आज अगर आप देखें, लोग सिगरेट पीते थे, उसमें हमेशा वार्निंग आती है कि आप अपनी रिस्क पे पीजिए, ये रिस्क है। आप चाहे अल्कोहल में देखें, उसमें भी ये है। आप KFC या बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स में इस तरह के होते हैं, तो वो तो अपना माल बेचेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जागरूक होना। अभी जैसे मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हूं, बट मैंने जो बातें सुनी, रैलीज हैं, भीड़ भाड़ है, इधर क्रिसमस हुआ, इधर न्यू ईयर्स हुआ, तो ये पार्टी में आपको समझना है भाई, जो होटल्स होंगे, जो पार्टीज होंगी, वो रैली मान लीजिए करेंगी भी, तो वहां पे अगर आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई शासन स्तर पे कहते हैं कि नहीं आओगे तो तुम्हारा चालान हो जाएगा। मैं कोई पार्टी विशेष का नहीं हूं मैं, बट पब्लिक को जागरूक होना है। अगर वो मान लीजिए रैलियों में जा भी रहे हैं, अगर वो प्रॉपर मास्क लगा के जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी जागरूकता। मुझे नहीं लगता है, मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था कि सरकार कोई भी हो वो अपना पूरा संभव प्रयास करती है कि हम इस बीमारी को स्प्रेड होने से बचाएं। कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसकी जनता बीमार हो, लेकिन जब तक ये समय ऐसा है कि जब हमें भी जागरूक होना बिल्कुल है, खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो पहले का समय आपने देखा है उस हिसाब से हर व्यक्ति को भी सोचना समझना होगा कि सारी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रिकॉशन लेना है। अब शायद ही ऐसा कोई हो जिसको मास्क के बारे में ना पता हो। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के जो लोग हैं सबने मास्क के बारे में जाना है, मास्क लगाया है, तो मास्क आप लगा सकते हैं, भीड़ से आप दूर रह सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरपंच ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 4-5 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਰੱਖ ਲਓ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਵੀ ਛਿੰਦਿਆ ਆ ਜਾ। ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं रैलियां सुपर स्प्रेडर। जी हां, 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। लेकिन खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की और पंजाब की, इन राज्यों में लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन पर रोक नहीं लगाई जा रही। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों नाइट कर्फ्यू की बात कही गई। एक तरफ आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, सर्दियों का मौसम उत्तर प्रदेश में और शायद ही कोई घर से बाहर निकलता हो, लेकिन दिन के वक्त जनसभाएं, रोड शोज होते हैं, रैलियां होती हैं और वहां लाखों की भीड़ जुट रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का। और आज तो हद हो गई, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था बरेली में, जहां मैराथन थी लड़कियों की, छात्राओं की, और वहां जो बच्चियां थी दौड़ते वक्त एक दूसरे पर गिर गईं, घायल हो गईं, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गईं, कैसे उनकी दौड़ को संपन्न कराया जाए। तो सवाल सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, सवाल सभी पार्टियों पर है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रशांत उमराव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, अगर बात करें पहले की, सेकेंड वेव जिस वक्त अपना प्रकोप ढा रही थी, वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, पूरा केंद्र का शीर्ष नेतृत्व वहां लगा हुआ था, वहां के जो नेता थे वहां वो लगे हुए थे और लगातार दूसरे राज्यों में मामले बढ़ते जा रहे थे। वेस्ट बंगाल भी अछूता नहीं था, कई लोगों की जानें जा रही थी, लेकिन रैलियां, रोड शोज हो रहे थे। आखिरी वक्त में आप लोगों ने फैसला लिया कि अब रोड शोज जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। क्या वही स्थिति यहां पर भी होगी कि आखिरी वक्त पर ही फैसला लेंगे या उससे पहले भी ले सकते हैं? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से अनेक विद्वान डॉक्टर्स को सुनता रहता हूं, डॉक्टर गुलेरिया को भी सुनता रहता हूं, तो इसमें इस तरह की कोई भय वाली बात नहीं है। और अगर रैलियों से इसका संबंध होता तो महाराष्ट्र और केरला में तो पिछले 2 सालों में कोई चुनाव नहीं हुए,
लेकिन लगातार 2 सालों से सबसे अधिक जो केसेस की जो संख्या है महाराष्ट्र से आ रही है। आज ही महाराष्ट्र में 18,000 केसेज हैं। बंगाल में कोई चुनाव अभी नहीं हुआ 6 महीने से, बंगाल में 11,000 केसेज हैं। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, चाहे पंजाब हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश में, वहां उस तरह की केसेज की संख्या नहीं है। तो ये तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ही समझ सकता है कि रैलियों से उसका कोई कोरोना का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में और फिर केरला में केसेज नहीं होते। तो इस तरह का उस पर दोष देना गलत है। और रैलियां केवल एक पार्टी की नहीं हो रही, सभी पार्टी की रैलियां हो रही हैं और किसी पार्टी ने ऐसा विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है और 21 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन लग चुकी है। और जो लोग कहते हैं कि हम पहल करें, हम तो जो भी चीज, अगर कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज लेकर के आते हैं, विपक्ष के लोग उसमें भी कमी निकालना चालू कर देते हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, उसमें भी विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कहने लगे थे भाजपा की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगाएंगे। तो उस पर जनता के बीच में लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि देश में सभी राज्यों के पास इस समय 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध है। लेकिन वैक्सीन उस जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आज केवल सेकेंड डोज 50% से अधिक लोगों को लग पाई है। तो ऐसे नेता हैं जो विदेश चले जाते हैं जब एंड टाइम आता है, या वैक्सीन के नाम पे उसको बीजेपी के वैक्सीन बताएंगे। तो ऐसे लोग हैं जो लगातार हमारी जो पॉजिटिव चीज को भी जो सरकार लेकर के आती है जनता के हित के लिए, उसको भी जनता को भरमाने का काम करते हैं। प्रशांत जी, आपका ही मानना है कि आपने जैसे उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, केरला का उदाहरण दिया कि वहां इलेक्शन नहीं है, रैलियां नहीं हो रही हैं, वहां तो केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रैलियों और जनसभाओं की वजह से कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं, ये माने? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दिल्ली में 5,500 ठीक है। डॉक्टर राकेश कपूर जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सर, क्या आप ये माने, जैसा प्रशांत जी बोल रहे हैं कि रैलियां जनसभाएं होती रहेंगी, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो उसी गति से बढ़ेंगे, रैलियां जनसभाएं रोक भी दी जाए तो उसकी जो गति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कितना सहमत है सर? नहीं, मैं एक तो पहले एक छोटा सा एक शायरी सुनाऊंगा कि गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहिब, पत्थरों को पानी से शिकायत है कि बह के हमें तोड़ देते हैं, और पानी को पत्थरों से शिकायत है हमें बहने नहीं देते। देखिए, कोई भी, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, मैं इसको पूरी तरह से सहमत नहीं होऊंगा कि रैलियों से बीमारी नहीं फैलेगी। एक्चुअली रैली होना ना होना एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसको ज्वाइन करना ये पब्लिक का डिसीजन है। लेकिन अगर हम जाते भी हैं, अगर हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो शायद हम पहले तो अपना बचाव करेंगे, और अगर मान लीजिए हम अनआइडेंटिफाइड पॉजिटिव हैं, जैसे अभी ओमिक्रॉन में हो रहा है, ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो वो स्प्रेडर बहुत ज्यादा होंगे। एक व्यक्ति जो है वो सैकड़ों को इन्फेक्ट कर सकता है, जरा सा भी वो खांसेगा, टच करेगा, लोग गले मिलेंगे, पास में है। तो मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं होऊंगा कि रैलियों से जो है स्प्रेड नहीं होगा। हाँ, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, चाहे रैली हो, चाहे माल हो, चाहे होटल्स की पार्टी हो, अगर हम कोविड प्रॉपर बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये बीमारी को हम स्प्रेड करें। तो हमें सबसे पहले जनता जागरूक हो। हम अगर जागरूक हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम रैली, मान लीजिए होने जा रही है, हम जागरूक हैं, हम खुद ना जाएं, या हम जाएं भी तो अगर कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि आप मास्क लगा के ना हो, आप दिखाई नहीं दोगे। आप अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लें तो अब भी हम रैलियों में, अगर मान लीजिए मस्ट है जाना कि इलेक्शन टाइम्स है, और ये कहना कि जहां रैली नहीं है वहां सर जाना कोई नहीं चाहता है। भीड़ बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और जो कार्यकर्ता होते हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहा होता है सर, उसको टिकट पाना होता है, उसको भीड़ दिखानी होती है, और जो चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है वो उन जनप्रतिनिधियों के लिए काम करता है, जो विधायकी के टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो उनके सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उसकी कोशिश होती है कि सबको ठेका दिया जाता है। सर, जो अंदरूनी बात आपको बता रहा हूं कि तुमको 500 लोग लाने हैं, तुमको 1000 लोग लाने हैं, इस तरह से सर सबको काम बांटा जाता है। और ये लोग जब जनता के बीच जाते, जनता अपना काम छोड़कर क्यों आएगी? उसको लालच दिया जाता है कि आपको हम पैसे देंगे, आपका जो दिन का नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। सर, इस तरह लोगों को लाया जाता है, और किसी भी रैली में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादा संख्या को लाना होता है, और जो ग्राउंड होता है वो छोटा होता है, उसको भर के दिखाना है हमें। और मास्क अगर लगा लेंगे तो सर नारेबाजी नहीं कर पाएंगे। मंच से खड़े होकर बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, उसके बाद कहते हैं मैंने सही कहा,
जरा जोर से बोलिए। सर जब मास्क लगा होगा जोर से आदमी कैसे बोलेगा? तो सर ये हम बैठकर ये बातें कर सकते हैं स्टूडियो में कि कोरोना का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो ऐसा मुश्किल बहुत है। सैयद भाई आपके पास आएंगे। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे हैं प्रशांत जी, उनका कहना है कि रैली और जनसभाओं को दोष नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र केरल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कितना सहमत हैं? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है, और अगर 10 लोग उस जनसभा में पहुंच गए जो पहले से संक्रमित है, उनको पता ही नहीं है, तो लाखों की संख्या पहुंच सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। कितना सहमत है सर? शैलेंद्र भाई, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। और अगर आप का जरा सा भी ध्यान आंकड़ों पे हो तो पूर्व में भी आप देखेंगे तो शुरुआत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े रहे, फिर केरल में रहे सबसे ज्यादा आंकड़े, और दिल्ली में रहे। तो इसका कारण तलाश करने की जगह पे हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि देखिए वहां चुनाव नहीं है, वहां हो रहे हैं। इससे पहले भी जब कोविड आया है तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में शुरुआत थी, दिल्ली में शुरुआत थी, केरल में शुरुआत थी। और उसकी वजह यह है कि इन राज्यों में टेस्ट ज्यादा होते हैं, इन राज्यों में आरटी-पीसीआर ज्यादा होता है, इन राज्यों में स्वास्थ्य के मामले में और उस मामले में इनके यहाँ जांच की तीव्रता है, घर घर जाके जांच होती है। इसका कारण है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, वहां आप पाएंगे कि वहां घर घर जाके कोविड का टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ते हैं। एक दूसरी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब हम तो देखिए हमने इतने वैक्सीनेशन करवाया, विपक्ष के लोगों ने ये कहा हम इतना बड़ा लेके आए। देखिए फिर मैं कहूंगा, मैंने अपने शुरू के भी उसमें पार्ट में ये बात कही थी कि आपने वैक्सीन को पता नहीं क्या समझ रखा है। भाई क्या देश में काली खांसी नहीं आई कि उसकी वैक्सीन नहीं आई है, टीबी की वैक्सीन नहीं आई कि पोलियो की वैक्सीन नहीं आई, कि क्या कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुआ और देश ने फ्री नहीं किया? मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना न गुदगुदाओ कि आंसू निकल पड़े। एक तो आप क्या चाहते हैं, वैक्सीनेशन न किया जाए? बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपकी तारीफ प्रशांत जी वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, प्रशांत जी वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो अपनी राय दे रहे हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप ये मत समझ ली कि आप बच गए। वैक्सीन आपको एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, लेकिन आपको उसके बाद जो कोविड का बिहेवियर है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो तो अपनाना पड़ेगा। आपको मास्क तो लगाना ही होगा ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित हुए हैं। आपको मैं बताऊं शैलेंद्र भाई, अभी प्रवक्ता जी ने कहा हमारे कि उतने वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। आज भी संडे को वैक्सीनेशन नहीं होता, छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन नहीं होता, शाम को 5 बजे के बाद वैक्सीनेशन नहीं होता। प्रशांत जी वो भ्रम नहीं फैला रहे हैं, प्रशांत जी वो भ्रम नहीं फैला रहे हैं। लोगों के मन में एक बात है कि इनने वैक्सीन लगवा ली, हमें कुछ नहीं हो सकता, बेधड़क घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। ये मतलब है उनके कहने का कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सुरक्षा बरतनी होगी, प्रिकॉशन बरतने होंगे, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। ये उनके कहने का मतलब है। प्रशांत जी, सैयद भाई अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बहुत आवश्यक बिंदु आपके लिए बताना चाहता हूं, सुनने जी। आज जो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं, संडे को वैक्सीनेशन नहीं होता, छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन नहीं होता, ऑफिस जो टाइमिंग है उसके बाद वैक्सीनेशन नहीं होता, और आप चाहते हैं वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। मैं आपको राय दे रहा हूं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप सरकार को यह राय दें कि संडे को वैक्सीनेशन करवाइए, छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन करवाइए। तमाम लोग ऐसे हैं जो छुट्टी के दिन के अलावा उनको समय नहीं मिलता है, उनका वैक्सीनेशन उस 10 से 5 के टाइम में नहीं हो सकता है, इसको शुरू करवाइए, वैक्सीनेशन बढ़ेगा। मैं आपको राय दे रहा हूं, मैं आपको आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं। और सर हमने देखा है, सैयद भाई देखा है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन हुए हैं। अगर पोलियो ड्रॉप की बात की जाए, पोलियो ड्रॉप जो है वो जब बच्चों को घर तक पहुंचाई जा सकती है, तो क्या वैक्सीनेशन घर तक जाकर नहीं किया जा सकता? अब तो काफी संख्या में फर्स्ट डोज लोग ले चुके हैं, सेकेंड डोज को लेकर लापरवाही इसलिए बरत ली थी कि कोरोना खत्म हो गया है, सोच लिया, लेकिन फिर से जब इन्फेक्शन फैल रहा है तो लोगों में डर है कि अब सेकेंड डोज भी लगवानी चाहिए। तो आप एक ये शुरुआत कर दो, घर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर आना ही ना पड़े, आप लोगों को घर तक पहुंचाइए। एक मोबाइल वैन ले लीजिए, जैसे मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, कि गाड़ियां पहुंच रही हैं इलाकों में, वहां वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं बताऊं आपको प्रशांत कि मैंने कभी भी इस चीज को नहीं किया है। मैं इस चैनल का
मतलब मुस्तकिल का आपका पैनलिस्ट हूं, शैलेंद्र भाई से पूछिएगा, मैं आपको राय दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको प्रचार प्रसार का माध्यम न बना के पूरे समय वैक्सीनेशन का टाइम बढ़वाइए, संडे के दिन वैक्सीनेशन करवाइए, छुट्टी के दिन वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी। आपने उसको होर्डिंग में समय दे दिया, अखबारों के विज्ञापन में समय दे दिया, हमने वैक्सीनेशन किया, आपने वैक्सीनेशन को पता नहीं क्या समझ लिया। आप उसको घर घर पहुंचाइए। जैसा अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि कोविड जब आपकी वैक्सीन जो बच्चों को पिलाया गया पोलियो ड्रॉप घर घर गया कि नहीं गया, तो आपकी वैक्सीन क्यों नहीं जा रही है? बिल्कुल घर घर जा रही है, घर घर जाके वैक्सीन जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जा रही है, 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 बिल्कुल जा रही है। देखिए प्रशांत भाई, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोग वैक्सीन को लेकर इतने अवेयर नहीं, वहां जा रही, लेकिन शहरी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं जिनको वैक्सीनेशन सेंटर ही जाना होता है। नहीं जा रही है शैलेंद्र भाई। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां वैक्सीनेशन के लिए सेंटर जाना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक शुरुआत की गई थी, वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाए जा रहे थे, लोग उनके बीच जा रहे थे, लेकिन और तारीफ भी करेंगे उत्तर प्रदेश की जिस गति से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, अगर पिछले 2-3 महीने की पहले की बात करें, उस रफ्तार में ढील आई है, रफ्तार धीमी हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह चिंता जाहिर की थी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। और आज भी चुनाव आयोग ने बैठक की दिल्ली में, वहां फिर इस बात को कहा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर हमने जो कहा था इसमें तेजी लाई जाए। 5 राज्यों के लिए उसने कहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कहा है। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, तो यह कहना कि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक सुझाव दिया जा रहा है। सैयद भाई जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनका एक सुझाव देना है, वो आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये कह रहा हूं कि आपका वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सिर्फ अपने टारगेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा। 21 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज उत्तर प्रदेश से लग चुकी है। किसने कहा वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा वैक्सीन लगाने के बाद आप ये मत समझिए कि आप सुरक्षित हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे प्रशांत जी? कोई आरोप नहीं लगा रहे वैक्सीन खराब है। ठीक है, हमारे साथ बाकी लोग भी हैं। प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी ठीक है, क्यों कर रहे हैं आप आदर्श प्रस्तुत कीजिए, आप क्रिसमस बंद कीजिएगा, रैली चालू रखिएगा। ठीक है प्रदीप जी, ये आपका मुद्दा। ठीक है प्रशांत जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जी शैलेंद्र जी, सवाल दोबारा पूछ। प्रदीप जी, जैसा कि हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रहा है, कितना सहमत हैं? क्या वाकई में जो टीमें हैं घर घर पहुंचकर वैक्सीनेट कर रही हैं? शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो बहुत सी बातें कही और इन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव हुए वहां इतनी स्थिति नहीं है, जहां चुनाव नहीं हुए वहां ज्यादा स्थिति बढ़ी हुई है और निश्चित तौर पर अगर कोई और राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी लेगी। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप बंगाल चुनाव इसका उदाहरण है। सबसे पहले किसी राजनीतिक दल के नेता ने अपनी रैली ब्रेक की थी तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने रैली ब्रेक की थी। उसके बाद वहां पे हड़कंप मचा और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रैलियां स्थगित करने का प्रयास किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, आप और आपकी सरकार लगातार लोकतंत्र में आवाज को दबाने की कोशिश तो करते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, वो किसी दल के प्रवक्ता नहीं थे, उनकी भी आवाज आपने दबाने की कोशिश की, लेकिन इन सवालों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। आईसीएमआर की सीरो सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की टेस्टिंग व्यवस्था इतनी घटिया थी कि वो अपने प्रदेश में सक्रिय प्रति 100 कोरोना पेशेंटों में से 1 मामला पकड़ पा रही थी और इसी सर्वे के मुताबिक कोरोना में लगभग 16 करोड़ केस सक्रिय थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बताती है? वो लाखों में बताती है, वो बताती है और यही नहीं होता, 8 से 9 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। सरकार क्या छिपाती है? और आप ये देखिए, गांव गांव में लाशें पटी पड़ी हुई थी, आप अपने गांव में जाके पूछिए। और यहां शहरों की स्थिति ये थी, शहरों में 1-1 किलोमीटर तक लोग अपने प्रियजनों को दफनाने या जलाने की कोशिश कर रहे थे और वहां लूट मची हुई थी। भारतीय
जनता पार्टी गैर जिम्मेदार तरीके से कहीं कोई संरक्षण देने की कोशिश में नहीं थी। हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि आपको पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप वैक्सीनेशन की बात करिए, आप बताइए, आप वादा करिए कि अब दोबारा 1 लाख रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप ये वादा करिए कि बेड के इंतजार में अब कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक की सांसें नहीं टूटेंगी। आप ये वादा करिए कि अब ऑक्सीमीटर घोटाला नहीं होगा। आप ये वादा करिए कि आज जो फ्रंट वॉरियर है, फ्रंट लाइनर जो भी हैं, उनके ऊपर आप लाठियां नहीं चलाओगे। आप ये वादा करिए कि आप जिस तरह लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार आपने पंचायती चुनाव में शिक्षकों को जबरदस्ती भेजा और 2000 से ज्यादा शिक्षकों की जानें चली गई और आप गैर जिम्मेदार तरीके से देखिए प्रदीप जी, अव्यवस्थाएं देखी गई, ये सारी बातें चाहे वो स्वास्थ्य की हो, एक गैर जिम्मेदार सरकार की बेड्स की हो, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं थी, कई राज्यों में थी। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर भी थी, उस पर भी काम किया गया है। एक वैश्विक महामारी थी, किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हो जाएंगे, लोगों की मौतें हो जाएगी। इस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों को दोष देना ठीक नहीं है। और जहां सरकार अच्छा काम करती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े थे अभी पिछले 6 महीने के पहले की अगर बात करें, जिस तेजी से वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। हालांकि उसके बाद जैसे केसेस कम होना शुरू हो गए, उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब तो जो है अब कोरोना आने वाला नहीं है। थर्ड वेव को आशंका जाहिर की गई कि सितंबर अक्टूबर में आएगी, वो भी नहीं आई, तो लोगों को लगा अब शायद सेकेंड डोज की जरूरत नहीं। उसको लेकर एक चिंता जताई है इलेक्शन कमीशन ने भी और सभी ने कि अब लोगों को लगने लगा है वैक्सीन सेकेंड डोज भी जरूरी है। अनिल झा जी कितना सहमत हैं? जैसा प्रशांत जी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र और केरल का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहां पर तो रैलियां भी नहीं हो रही, जनसभाएं भी नहीं हो रही हैं, वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, उसका जवाब हमारे जो आपके पैनल में बैठे हैं विश्लेषक जी उन्होंने दे दिया। और इनको प्रशांत जी से क्या सहमत होना ना सहमत होना, इनके ये जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ते हैं वहां पे यही सब बताया जाता है। इनके पास तमाम तरह के आर्गूमेंट हैं। इनके पास आप कुछ भी पूछेंगे तो 70 साल पीछे चले जाते हैं। इनके पास कुछ भी पूछेंगे तो कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव जो वैक्सीन के बारे में बता रहे थे, अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई है। अखिलेश यादव ने झूठ जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल जी, प्रशांत जी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने तो पहले कह दिया था बीजेपी की वैक्सीन है, फिर बाद में वैक्सीन लगाने पहुंच जाते हैं, ये कहना है प्रशांत जी का। जवाब सुनने का क्षमता है इनके अंदर, तो मैं प्रशांत जी सुन लीजिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, आपको बोलूंगा ना मैं। अब जवाब सुनने की क्षमता है इनकी, बात कर रहे हैं, इनकी अगर सुनने की क्षमता हो, निष्पक्ष दिखाता हो इनका, तो मैं बता देता हूँ। सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप अरे मैं पूछ रहा हूँ, सरकार में तुम हो भाई, सरकार में आप हो, आप जवाब दो। सरकार में जवाब दो। अखिलेश यादव अरे अखिलेश यादव सरकार में नहीं है। अखिलेश यादव 2022 में जब वो झूठ फैला रहे हैं मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले लेंगे तब बताएंगे। जब मार्च में 2022 में लेकिन अनिल जी, मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, अनिल जी, लेकिन अभी जवाब दो अनिल जी, लेकिन जो प्रोडक्शन वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हुआ है देश में, वो भी काफी ज्यादा संख्या में हुआ है और बहुत कम समय में इतने ज्यादा लोग वैक्सीनेट भी हुए हैं, तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की हो। अगर लोगों को इतनी ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया गया है और खुद वैक्सीन का निर्माण अपने देश में हुआ है, तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, सिर्फ आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। देश में अभी तक हुआ है और जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक देश की जनता और सब लोग समझते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता अनिल जी, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, उसके बाद खुद वो वैक्सीन लगाते हैं, उसको लेकर प्रशांत जी सवाल कर रहे थे। हमारे नेता, जवाब दे देता हूं सुनने के लिए, उनको धैर्य रखने के लिए बोलिए। हमारे नेता ने इसीलिए कहा कि ये बीजेपी का वैक्सीन है कि जब तीसरा ट्रायल चल ही रहा था तो प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके कह रहे हैं कि 14 जनवरी से हम जो है वैक्सीनेशन करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी को कम से कम तीसरे ट्रायल का वेट करना चाहिए था। दूसरी चीज, हमारे नेता ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को, जनता को नहीं लग जाएगा वैक्सीन, तब तक हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्होंने सही कहा। अरे 25 करोड़ जनता को कैसे लग जाएगा? सारे लोग एलिजिबल ही नहीं। तो पहले, अरे यार पहले मोदी जी को लगाना जरूरी था क्या? अरे पहले आप सरकार में बैठे हो, पहले मोदी जी को लगाना जरूरी था कि पहले जनता को लगना जरूरी था? पहले जनता को लगना जरूरी था कि पहले मोदी जी को लगना जरूरी था? अरे जनता के मौत का डर नहीं, अपनी मौत का डर सता रहा है। ठीक है सर, उन्होंने ठीक है सर, समय का अभाव है। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए डॉक्टर राकेश कपूर जी बने हुए, निदेशक है मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर राकेश कपूर जी, क्या
लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है इस महामारी से बचने का, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, रोज गुजर बसर करने वाले, रोज कमाने खाने वाले, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तो क्या एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनेगी? और जो बड़े लोग हैं उनको तो कुछ नहीं होता, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाले उन पर बहुत बड़ी मार होती है अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगता है। सर डॉक्टर राकेश, जैसा मैंने पहले कहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करता हूँ। सबसे जरूरी चीज, जितने माननीय लोग हमारे डिस्कशन में बैठे हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि देश सबसे ऊपर है, जनता सबसे ऊपर है। हम सब लोग अगर हैं तो जनता की वजह से हैं। हम लोगों को ये जो आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है। इस समय अगर हम इस तरह की डिबेट में, वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को जागरूक होना इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय हम सबका साथ चाहिए। इस समय अगर हम आरोप, क्योंकि जनता अगर ये सुनेंगे हम लोग तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्वार्थ, सैलन जी आपका डिबेट जो था ना, वो डिबेट कहीं डिबेट था कि चुनाव प्रचार होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए चुनाव प्रचार। बिल्कुल कल से उस पर बात कर चुके हैं। अनिल जी रुक जाइए, समय का अभाव, राकेश जी को बात कहने दीजिए। चुनाव प्रचार नहीं करेगा, ये कौन सी बात होती है? हम किसी दल के नहीं है और सच बात बोलेंगे नहीं। अरे आप एज ए डॉक्टर, आज एक्सपर्ट आप कह सकते हैं ना सर। मेरी बात सर, मैं तो बार-बार अनिल जी, आप बार-बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं और ये करना चाहिए। अरे सीधी सी बात है, एज ए एनालिसिस्ट आप एक एक्सपर्ट हैं, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी दल के राजनेता को रैली नहीं करना चाहिए। और उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी, योगी जी, पहले बंद करें। अनिल जी, उनका कहने का मतलब है कि जनता को खुद भी जागरूक होना चाहिए। अगर कोई रैलियों में बुला रहा है तो आपको चले नहीं जाना चाहिए। आपको जो कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाना चाहिए। उनका ये कहने का मतलब, उनका किसी राजनीतिक पार्टी को विशेष कहना है, उसके पक्ष में कहना है, ये उनका कोई इंटेंशन नहीं है। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दा में बात कर रहे थे, जिस तरह से रैलियां, जनसभाएं लगातार हो रही, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन पर जनसभाएं और रैलियों पर रोक नहीं लग रही है। और नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या रैलियों जनसभाओं पर रोक लगती, क्योंकि जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। और आम लोगों को भी सोचना होगा, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती, चाहे लाख नेता आपको बुलाएं रैलियों में, जनसभाओं पर, आप मत जाइए। कुछ पैसों के लालच के लिए आप चले जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो आप गए हैं कुछ पैसों के लिए और घर जब वापस लौटे तो एक बीमारी लेकर पहुंचे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।